जय हिंद। आइए आज बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, किस प्रकार से काम करता है, क्या फायदे एवं क्या नुकसान है, एवं आप इसमें किस तरह से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ जानते हैं आज का इसी वीडियो में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, इन तीनों का मतलब एक ही है दोस्तों। ये वो मार्केट होता है जहाँ पे आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो। यहाँ शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंटेज ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कुछ परसेंटेज उस कंपनी का मालिक बन रहे हो। परिणाम स्वरूप अगर उस कंपनी में प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंटेज में प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, वही अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो कुछ परसेंटेज में लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। सबसे छोटे स्केल पर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो दोस्तों, मान लो आपको एक नया स्टार्टअप खोलना है, आपके पास 10,000 रुपया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। तो आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं और कहते हैं तू भी 10,000 लगा और हम 50-50 ओनरशिप पे काम करेंगे। यहाँ पर तो आपकी कंपनी का जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वह 50-50% दोनों को मिलेगा। इस केस में आपने 50% शेयर अपने दोस्तों को दे दिया, क्योंकि आपके कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया है। बड़ी बड़ी कंपनी में भी यही चीज बड़े स्केल पर स्टॉक मार्केट कहलाती है। बस फर्क ये होती है कि वहां पर आप अपने दोस्तों के पास जाने के बजाय पूरी दुनिया के पास जाके कहते हो आओ मेरी कंपनी का शेयर खरीद लो। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीब 4 साल पहले हुई थी दोस्तों। 1600 ईस्वी के टाइम पे एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसे तो आप जानते ही होंगे। वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि कंट्री आज के टाइम पर नीदरलैंड में है। उस जमाने में लोग जहाज के द्वारा एक्सप्लोरिंग क्या करते थे, उस समय पूरी दुनिया का नक्शा भी तैयार नहीं हुआ था। तो ये कंपनी अपनी पानी वाला जहाज भेजती थी दूसरी देश की खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ये दूर दूर तक जाते तो इसमें हजारों किलोमीटर का सफर तय करना होता था। इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती थी और उस समय में इतना पैसा किसी एक इंसान के पास नहीं था उस टाइम पर। तब उन्होंने एक ऑफर निकाला आम लोगों के लिए कि हमारी जहाज़ों पे पैसा लगाओ। जब ये मेरी जहाज़ इतना लंबा सफ़र तय करके किसी और देश जाएगी, वहाँ से जो भी ये खजाना लेकर आएगी, जो भी पैसे कमा कर लाएगी, तो उन पैसों का कुछ शेयर आपको भी मिलेगा। लेकिन ये काम बहुत ही रिस्की होता था, क्योंकि उस टाइम पर आधे से ज़्यादा जहाज़ तो वापस लौट ही नहीं पाते थे। कोई जहाज गुम हो जाते थे तो कोई टूट जाते थे या कोई उसे लूट लेते थे। तो उनमें इन्वेस्ट करने वाले ने देखा कि ये काम तो बहुत ही रिस्क का है। तब वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज में पैसे लगाने से अच्छा है कि 4-5 जहाज़ों में पैसे लगाओ। इसमें संभावना ये होगा कि कुछ ना कुछ या फिर एक जहाज तो वापस आएंगे। तब जाके लोगों ने एक जहाज़ों के बदले कई जहाज़ों में पैसे लगाने लगे और इसी तरह से शेयर मार्केट क्रिएट हो गई। जहां से पानी का जहाज खोज के लिए निकलती थी, वह देखते ही देखते यह सिस्टम इतना सक्सेसफुल हो गया कि कंपनीज को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने लगा। उसकी पूर्ति लोग कर देते थे और लोगों को भी कमाने का एक मौका मिल गया। आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा ही होगा कि पुर्तगालियों ने ईस्वी में हमारे भारत की खोज की, 1498 ईस्वी में खोज की थी। उस टाइम के बाद आज के दिनों में लगभग हर कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री स्टॉक मार्केट पे बहुत डिपेंड बन गई है। आपको बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है, वो बिल्डिंग है जहां पर लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज को 2 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जहां पर कंपनी आकर अपने शेयर बेचती है और ये उस कंपनी के ऊपर है कि वो एक्चुअल में उसका क्या प्राइस रख रहे हैं अपने शेयर का। हालांकि इसके ऊपर कुछ रूल और रेगुलेशन भी होती है, जिसके कारण कंपनी ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफिशियली ये डिमांड पर डिपेंड करता है कि कितना प्राइस वहाँ के लोग देने के लिए तैयार हैं। कंपनी की शेयर के लिए अगर एक कंपनी की 1 लाख की वैल्यू है तो कंपनी वो अपने 1 लाख के शेयर बांटती है और 1 रुपया पर शेयर में लोगों को ऑफर करती है। अब अगर उस कंपनी का डिमांड ज़्यादा है तो लोग चाहते हैं कि मैं भी शेयर खरीदूं, तो ऑफिशियली वो ज़्यादा प्राइस में बेच पाएगी अपने शेयर को। तो आजकल कंपनी क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस होता है।
और एक मैक्सिमम प्राइस होता है। इसी में एक रेंज डिसाइड कर लेती है कंपनी की, मैं इस रेंज के अंदर अपने शेयर को बेचूंगी या बेचूंगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक कंपनी के हर शेयर की वैल्यू इक्वल होती है। अब ये वो कंपनी के ऊपर है कि वो अपने शेयर को कितने वैल्यूएबल बनाए, कितने शेयर बनाए। 1 लाख वैल्यू अगर टोटल कंपनी की है तो वो 1 रुपये की शेयर को 1 लाख शेयर भी बना सकती है, या फिर 50 पैसे की 2 लाख शेयर भी बना सकती है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कंपनी आपको शेयर मार्केट में शेयर बेचती है तो वो कभी भी 100% नहीं बेचती। जो कंपनी का ओनर होता है वो हमेशा 50% शेयर को अपने पास ही रखता है, ताकि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर रहे। क्योंकि जिस कंपनी के पास 50% से ज़्यादा ओनरशिप रहेगी वही डिसीजन ले पाएगा। एक कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं, जो कंपनी का प्रेफर करते हैं, वो 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास ही रख लेते हैं। जैसे फेसबुक का करीब 60% शेयर मार्क जुकरबर्ग के पास ही है। जिस लोगों ने कंपनी से शेयर खरीद लिए हैं, अब ये शेयर जाकर और लोगों को बेच सकते हैं। इसे ही सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। तो जहां पर लोग अपने आप से शेयर को बेचते हैं एवं खरीदते हैं, उसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। वही प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने एक प्राइस सेट कर दिया था अपने शेयर के लिए, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकता। अब ये शेयर प्राइस ऊपर और नीचे होते रहेगा, ये देखकर कि इनकी डिमांड कितनी है, लोग उस शेयर को कितना खरीद रहे हैं, कितना सप्लाई कर रहे हैं। उसकी डिमांड और सप्लाई को देखकर ही सेकेंडरी मार्केट में शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे होते रहता है। लगभग हर बड़ी कंट्री में अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज होती है। इंडिया में 2 सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 5000 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 2100 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। अब इतनी सारी कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। अगर हमें देखना है कि ओवरऑल में एक स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंपनी के शेयर प्राइजेज को ऊपर जा रहे या नीचे आ रहे हैं, तो ये कैसे देख सकते हैं? इन्हीं चीज को मेजर करने के लिए हमारे लिए एक मैनेजमेंट बनाई गई जिसका नाम है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनी का एक एवरेज ट्रेड दिखाता है कि एवरेज आउट करके उन सारी 30 कंपनियों का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। वही सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, थोड़ा भी समझ पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पिछले 50 सालों में इन 30 कंपनी के शेयर प्राइस में कितने ऊपर गए हैं, ऐसे ही हमारे निफ्टी इंडेक्स हैं। यहाँ पर 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी के शेयर प्राइस में क्या ऊपर नीचे ट्रेड दिख रहा है, ये निफ्टी दिखाता है। अगर एक कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर अपने शेयर को बेचनी है तो इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग कराना। वही अगर उस कंपनी को अगर पहली बार लिस्टिंग करा रहे हैं तो इसे कहेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक को पहली बार अपने शेयर को ऑफर करा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में भी यह काम कराना बहुत ही आसान था। कोई भी कंपनी अपने लायक पब्लिक के सामने शेयर बेच सकता था। लेकिन अब के टाइम पर यह प्रोसीजर बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सोच कर देखिए स्कैम करना भी कितना आसान हो गया है। क्योंकि लोगों को कोई भी अपनी फेक कंपनी बनाकर स्टॉक एक्सचेंज को चढ़ा बढ़ा कर कहेगा कि देखो मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है, मेरी कंपनी ने ये सब किया है। लोगों को झूठ बातों में फंसा लेता है और लोग बेवकूफ़ बन के उनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट भी कर देते हैं, और अंत में वो कंपनी पैसे लेकर भाग जाता है। और इस प्रकार यहाँ से ना स्कैम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में ऐसे बहुत से स्कैम देखने और सुनने को मिला है। हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, ये सब यही चीजें थी। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी कंपनी को लिस्टिंग कराई, जिसमें हर्षद मेहता पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाकर यूट्यूब पे डाला भी है। आप यहाँ से उसे भी देख सकते हैं, वहाँ से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। वैसे स्टॉक एक्सचेंज को पता लगाने के लिए कि हमें अपने पूरे प्रोसीजर को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्कैम प्रूफ बनाना पड़ेगा। रूल्स और स्ट्रॉन्ग बनते गए,
जिसकी वजह से आज काफी कॉम्प्लिकेटेड रूल हो गई है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी ये एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो इन सभी चीजों को देखती है, जिसे सेबी कहा जाता है। कौन सी कंपनी को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया जाए और क्या यह तरीका सही है या नहीं, इन्हीं के देख रेख में होता है। अब बात आती है आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर उस जमाने में जहां से जहाज निकल रहे थे वहां पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते थे, खरीद बेच सकते थे। वही इंटरनेट के आने से पहले आपको बंबई स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर ये काम कराना होता था, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। एक है बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा डीमेट अकाउंट। आजकल ज्यादातर बैंक अकाउंट एक ही में तीनों अकाउंट ऑफर भी करने लगे हैं कि ये तीनों अकाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही इन्वॉल्व होंगे। स्टॉक मार्केट में जैसे आम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उससे ही रिटेल इन्वेस्टर और रिटेलर इन्वेस्टर कहते हैं। इसमें इस इन्वेस्टर को हमेशा एक ब्रोकर की जरूरत होती है, जैसे हमारी बोलचाल की भाषा में दलाल बोलते हैं। ब्रोकर वो इंसान होता है जो बायर और सेलर को एक साथ मिलाता है। हमारे लिए हमारा ब्रोकर एक बैंक भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी एप्स भी हो सकती है, या कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब आप ब्रोकर के थ्रू पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, ये ब्रोकर अपना कुछ कमीशन रख लेता है। इसे ही ब्रोकरेज रेट या ब्रोकर रेट कहते हैं। ये ब्रोकरेज रेट आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकते हैं अगर ज्यादा ट्रेडिंग करते हो आप स्टॉक से, यानी एक दिन में से इतने सारे पैसे का स्टॉक करना या खरीदना या बेचना। तो उससे नुकसान ये है कि बहुत सारा पैसा ब्रोकरेज रेट में ही चले जाते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ज्यादा ब्रोकरेज रेट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रोकर रेट एक बार ही देंगे। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है आपने एक बार पैसे लगाए स्टॉक मार्केट में और कुछ टाइम तक वहां पैसे रहने दिए। वही ट्रेडिंग का मतलब है कि आप जल्दी से काफी पैसे यहाँ पर लगाते हो, काफी पैसे वहां भी लगाते हो, कुछ निकाल लेते हो, तो इसमें बहुत जल्दी में काम करते रहते हो। वही आज के डेट में ट्रेडिंग करना खुद में ही एक बड़ा जॉब है। ऐसे में कई लोग हैं हमारे भारत देश में जो यहाँ तक कि अपनी जॉब को छोड़कर घर बैठकर दिन भर पैसे लगाते रहते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ये निकल कर आती है कि क्या आपको शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि इसे काफी लोग जुए से कंपेयर करते हैं, कहते हैं ये एक गैम्बलिंग है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो मेरी राय में भी ये बिल्कुल सही बात है कि यह एक तरह से गैम्बलिंग ही है, और ये तब तक जब तक कि आप उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं लगा लेते। वो कंपनी किस टाइप की कंपनी है, उस कंपनी की पास्ट कैसी परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी के एक्चुअल में क्या पैरामीटर्स हैं, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर आप इन सभी पर बारीकी से रिसर्च करके इस पे काम करोगे तो इसमें डूबने का चांस काफी हद तक कम हो जाती है। अगर इनका कोई आपको खास आइडिया नहीं है तो ये काफी रिस्क हो जाती है, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, वो कैसा ग्रो करेगी, ये कोई नहीं जानता। बस आप लोगों की बातें सुनकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, पहले उस पर बारीकी से रिसर्च करें। यही सब रिसर्च करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप डायरेक्टली खुद ही ये डिसाइड नहीं करते हैं कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में आप एक एक्सपर्ट के भरोसे पैसे डालते हो। इसमें ये एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इसमें ज्यादातर म्यूचुअल फंड ढेरों कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉस होने की संभावना काफी कम रहे। उस प्रकार ही जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय लोग क्या करते थे कि एक जहाज में पैसे लगाने के बदले 4-5 जहाजों में पैसे लगाया करते थे, ताकि जिसमें चांसेस ये रहे कि कम से कम एक भी तो वापस लौट के आएगा ही। बाकी इसमें आप क्या सोचते हैं, इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। हाँ, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।